हाय एवरीवन। तो आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस हर एक न्यूज़ को आज हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। क्लियर है? ये पूरा न्यूज़ होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सीएपीएफ एसी एफ कैट हो गया सीडीएस एनडीए जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम है उस हर एक डिफेंस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखते हुए ये जो है डेली इनिशिएटिव चल रहा है जो कि करंट अफेयर्स का है। क्लियर है? इस पूरे स्लाइड का जो है नोट्स प्लस ये स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब न्यूज़ की तरफ। देखो आज एक्चुअली क्या है, कम न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना। तो न्यूज़ को अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल के साथ कवर करेंगे। उसमें से फर्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बेलेम एक्शन प्लान को जो है लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंटली ये 2-3 दिन प्रीवियसली हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किए कि जो है COP30, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है इसका COP30 का जो है ब्राजील में अभी हेल्ड किए गए थे। ठीक है, तो ये जो बेलेम एक्शन प्लान है इसे अडॉप्ट किए गए थे। इसका फुल फॉर्म है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस हेल्थ सिस्टम। और इसका पर्पस है कि लॉन्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा। तो जितना भी क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी हेल्थ इशू हो रहा है, जितना भी डिसीज का ओरिजिनेट हो रहा है, उस डिसीज को जो है कम करने के लिए, उसको कंटिन्यू या फिर वो जो कंटिन्यू हो रहा है उसको जो है रोकने के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इस प्लान को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, ब्राजील COP30 में लॉन्च किए गए हैं। पर्पस वही है कि टू हेल्प कंट्रीज adopt their health system to climate changes with a focus on equity and climate justice। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। यही जो है इसका मेन एम है, यही इसका पर्पस है जिसके थ्रू इस प्लान को लॉन्च किए हैं। क्या क्या इसमें जो है फंक्शंस होने वाले, फोकस एरिया रहने वाले हैं, क्योंकि देखो क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसी तरीके से हमें एडॉप्ट करना है। तो एडॉप्ट तो करोगे, तो एडॉप्ट करने से पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लाओ। अगर कोई भी डिसीज का ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे कि अभी कोविड-19 आए, तो कोविड-19 आए तो उसके पहले प्री वार्निंग दो, अर्ली वार्निंग दो कि इस तरीके से जो है जो डिसीज आ रहे हैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या क्या उसका सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से उसका जो है इलाज करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये पहले वार्निंग दो। तभी कहीं जाके जो है हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिटी लेवल में करना पड़ेगा, है ना। पहले से अगर अवेयरनेस हो कि कोविड-19 आए तो ये सिस्टम है, ये सिम्टम्स आएगा, है ना, इस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा और क्लाइमेट रिजिलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट होना चाहिए हेल्थ सिस्टम, जैसे अभी डिस्कस किए यहाँ पे वही चीज़ और लिखा हुआ है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसी लेवल में इनोवेशन होना चाहिए, जैसे एंटी वायरस हो गया या फिर एंटी वैक्सीन जितना भी लगाते हैं, इन सब चीज़ का ये जो है गाइडलाइन जो प्रिंसिपल है ये मेजरली अप्लाई होने वाले हैं हेल्थ केयर इक्विटी को ध्यान में रखते हुए। क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। अब क्लाइमेट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो जस्ट चेंज होने दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बात तो चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है और कैसे हम लोग उस क्लाइमेट चेंज को जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए थ्रू दी पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि अल्टीमेट जो है चेंज किसके द्वारा हो रहा है, पॉपुलेशंस के द्वारा, है ना। इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए, फिर एविडेंस बेस्ड यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे होना चाहिए। जस्ट कॉपी में, जस्ट जो है नोटबुक में रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए फिर उसको एज इट इज रख दियो, ऐसा नहीं। वहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पे 3 पिलर बताए गए हैं इस एक्शन प्लान के थ्रू। सबसे पहला पिलर है वो है सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग होना चाहिए। जैसे कि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है कि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है बहुत वास्ट हो गया, तो सबसे पहले तो उसको मॉनिटर करो, है ना। और मॉनिटर करने के बाद किस तरीके से उसको सर्वेलेंस कर सकते हो उसको यहाँ पे लागू करो। उसी के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम दो, है ना। डिसीज को मॉनिटर करो कि कैसे जो है डिसीज जो है फैल रहे हैं, किस तरीके से उसका स्प्रेडिंग देखने को मिल रहा है। तो ये जो है पहला पिलर रहा है इसका। सेकंड पिलर है कि पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करो, है ना। जितना भी वर्क फोर्स है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करो। अगर कोई भी डिसीज न्यू ओरिजिनेट हुआ है तो किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उसके बेस्ड जो है हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा फोकस देना है।
ठीक है। ट्रेनिंग विथ वर्क फोर्सेस हो गया, है ना। एविडेंस बेस्ड यहाँ पे पॉलिसी लगाओ, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसी के साथ हेल्थ सिस्टम में इनोवेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हेल्थ सिस्टम में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जो है हेल्थ सिस्टम इफिशियंट होने वाले हैं, ठीक है। इफिशियंट के साथ जितना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है वो कम हो जाएंगे। उसी के साथ जो रिसर्च हो गया, है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट, इस सब चीज़ को ध्यान देने के साथ साथ ही हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इस एक्शन प्लान के थ्रू 3 ही पिलर बताए हैं। एक है सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, दूसरा है पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और थर्ड है इनोवेशन एंड डिजिटल हेल्थ। क्लियर है। अब स्ट्रेटजी कैसे होने वाला है कि स्ट्रेंथन करना है हेल्थ सर्वेलेंस को, बिल्ड रिजिलेंट हॉस्पिटल बनाना है। सपोज करो अगर कहीं फायरिंग हो रहा, फायरिंग नहीं, फायर हो गया, तो एग्जिट गेट होना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है कि जो हॉस्पिटल बने हो प्रॉपर फुली तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए, रिजिलेंट होना चाहिए। इम्पावर वल्नरेबल कम्युनिटीज को इम्पावर करो, है ना। प्रमोट होना चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी हो गया, एंड इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्क इन हेल्थ प्लानिंग। ये कुछ स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी अभी जो COP30 हुआ है ना, COP30 में जस्ट यही चीज को बस लॉन्च नहीं किए हैं, बेलेम एक्शन प्लान जो है इसी बस को लॉन्च नहीं किए, और डिफरेंट डिफरेंट जो है स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसको लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर कैपेसिटी या फिर फैसिलिटी, इसको यहाँ पे लॉन्च किए, जो कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। जितना भी डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं ना, जितना भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, जितना भी वैल्यूएबल थिंग्स उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो है एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च किए गए हैं। उसी के साथ हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, इसे भी लॉन्च किए गए हैं, जिसके थ्रू जो है मोबिलाइज कर सकते हैं, मोबिलाइज मोर प्रिडिक्टेबल एंड इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशंस। क्योंकि देखो जितना भी एट प्रेजेंट डेवलप कंट्री देख रहे हो ना, डेवलप कंट्री डेवलपमेंट हुआ कैसे है, अगर इसका थोड़ा हिस्ट्री बैक में जाओगे तो ये जो जितना भी एट प्रेजेंट डेवलप कंट्री देखते हो ना, ये जो फोसिल फ्यूल है, फोसिल फ्यूल को जला जला के पूरा अपना डेवलपमेंट किए हैं। अब फोसिल फ्यूल जलाए हैं तो फोसिल फ्यूल जलाएंगे तो उससे जितना भी गैसेस हुआ, और वहीं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओरिजिनेट हुए। कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनेट हुए मतलब ग्रीन हाउस गैसेज ओरिजिनेट हुए। अब ग्रीन हाउस गैसेज का ओरिजिनेट मतलब जो है पूरा क्लाइमेट को यहाँ पे क्या करना है, क्लाइमेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। तो जितना भी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को क्या करो, या फिर सहयोग दो, इक्विटेबल क्लाइमेट एक्चुअली फाइनेंस करो। तो ये जो है इस गोल को यहाँ पे लाए गए हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। फिर ग्लोबल एडॉप्टेशन टारगेट, इसे भी इसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं COP30 में ही, कि हेल्प ट्रैक एंड मेजर ग्लोबल एडॉप्टेशन इफर्ट इन स्टैंडर्डाइज्ड वे। जितना भी हम लोग इनिशिएटिव ला रहे हैं, इंडिया अपने लेवल में अलग इनिशिएटिव ला रहे हैं, है ना, अदर यूरोपियन कंट्री अलग इनिशिएटिव ला रहे हैं, तो क्या है उसमें कई लेवल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, कई लेवल में क्लाइमेट चेंज जितना रिड्यूस होना चाहिए उतना रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर पूरे कंट्री में पूरा, है ना, अगर जितना वर्ल्ड में जितना कंट्री है, अगर एक साथ इक्विटेबल या फिर स्टैंडर्ड अगर उस तरीके से अगर पॉलिसी रूल्स से रेगुलेशन बनाए, तो ये जो है बेटर वे हो जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड में जितना भी कंट्री है, हर के पास तो उतना मनी नहीं है, हर के पास उतना, हर जो कंट्री है उसके पास फाइनेंस करने के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए उतना ज़्यादा मनी नहीं है। तो ये यहाँ पे इशू हो सकता है, लेकिन इस गोल के थ्रू यही बताए गए हैं, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट न्यूज़ समझ आया। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि रॉलैंड फेस्टिवल है। इसे हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इससे जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे रिनॉन फेस्टिवल, ठीक है। एक्चुअली ये जो है कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जब अर्ली स्प्रिंग आता है, ठीक है। जैसे ही होली होता है, होली के आफ्टर हम लोगों को जब अर्ली स्प्रिंग आता है, तो 5 से 7 दिन का ये फेस्टिवल है, जिसे हिमाचल प्रदेश जितना भी कम्युनिटी है उसके द्वारा जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इसका सेलिब्रेशन है, बिलीव करते हैं कि जो है 5000 ईयर्स ओल्ड,
है ना। 5000 ईयर्स ओल्ड ये फेस्टिवल है जिसको कंटिन्यूली अभी तक हम लोग सेलिब्रेट करते ही आ रहे हैं। और इसका जो है पर्पस सिग्निफिकेंस के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो यहाँ पे एक हॉनर है सोनी, इसको जो है पूछते हैं, इसको मानते हैं, हॉनर करते हैं और बिलीव करते हैं कि प्रोटेक्ट विलेज ड्यूरिंग हार्श विंटर। जो विंटर है तो हार्श विंटर आता है ना, तो उसको पूरे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हॉनर किए जाते हैं सोनी को। क्लियर है। तो कहाँ पे जो है इससे सेलिब्रेट करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है ई जागृति प्लेटफॉर्म को यहाँ पे अनवील किए गए हैं, है ना। क्या है ये? अ यूनिफाइड डिजिटल ग्रीवेंस, है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म फॉर कंज्यूमर कंप्लाइन इन इंडिया। कि जितना भी कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंप्लाइन होते हैं, कंज्यूमर कंप्लाइन होते हैं इंडिया में, उसके लिए एक जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस मैकेनिज्म बोल सकते हो, या फिर जो सॉल्यूशन है, या फिर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे अनवील किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। वो है ई जागृति प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर को अगर कंप्लेन करना है तो ई जागृति प्लेटफॉर्म में कंप्लेन करेंगे, वहीं से जो है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो इसका मेन पर्पस है कि जितना भी डिले होते हैं, जितना भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने में डिले हो रहा है, तो इन सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, वो जो डिलेमेंट हो रहा है उसको फास्ट करने के लिए, उसी के साथ जितना भी वर्क हो वो पेपरलेस वर्क होना चाहिए, है ना। तो पेपरलेस वर्क और ट्रांसपेरेंसी आने के लिए जितना भी जस्टिस मिल रहे हैं, प्रॉपर वे में जस्टिस मिलना चाहिए। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पर्पस बनाते हुए ई जागृति प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। कुछ फीचर्स के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो OTP बेस्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, वर्चुअल यहाँ पे हियरिंग होगा। ध्यान दो, यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे हैं कि जितना भी हियरिंग यहाँ पे होने वाले हैं वो वर्चुअल हियरिंग होने वाले हैं। जैसे कि कोर्ट में होता है ना, एक स्कीम लाए गए हैं, न्यू इनिशिएटिव है ई कोर्ट करके। ई कोर्ट में जितना भी फिलिंग होगी वो ऑनलाइन फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा ऑनलाइन होने वाले हैं। सेम यही फंक्शंस यहाँ पे भी काम करने वाले हैं। यहाँ पे हियरिंग होगा, वो भी ऑनलाइन हियरिंग होने वाले हैं। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। डिजिटली जो है डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज होगा, डिजिटल वे में ही डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होने वाले हैं। और जितना भी रोल होगा, रोल बेस्ड डैशबोर्ड फॉर जजेस, एडवोकेट, लिटिगेंट्स, ये पूरा जो है डिजिटल वे में ही होने वाले हैं। ओके, उसी के साथ जो है मल्टीलिंगुअल AI पावर जो है इंटरफेस, जैसे कि चैटबॉट हो गया, वॉइस टू टेक्स्ट कमांड हो गया, इसके थ्रू जो है इस लैंग्वेज को और अदर लैंग्वेज में या फिर मल्टीपल लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किए जाएंगे। ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, है ना, अगर कंप्लेन किए गए हैं तो गुजरात में जो है पहला नंबर रहा है, जहां पे 14,758 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। तो देखो ये न्यूज़ समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते, वो है अभी रिसेंटली गुजरात के मार्बल है अंबाजी मार्बल, इसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा GI टैग दिए गए हैं। इसका लोकेशन देखोगे तो गुजरात में पड़ता है। ये जो है हाई क्वालिटी का वाइट मार्बल है जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलता है और रिसेंटली इसे GI टैग दिए गए हैं। इसका कलर देखो, मार्बल है तो मोस्टली वाइट ही कलर हमें देखने को मिलता है। और जितना भी मार्बल देखोगे उसका ओरिजिनेट जो है अगर रॉक के फॉर्म में देखे जाओगे तो मेटामॉर्फिक रॉक से ही देखने को मिलता है ना। फाइन ग्रेन होता है, स्मूथ टेक्सचर हमें देखने को मिलता है और मिनिमम यहाँ पे वेनिंग होते हैं। उसी के साथ इसका जो है हार्डनेस जो है मॉडरेट लेवल में इसका हार्डनेस होता है। और कुछ इसके बारे में अगर जानोगे एडवांटेजेस के बारे में तो लॉन्ग लास्टिंग्स है ना। इलोंगेटेड यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, इलेगेंट लुक होता है, यूनिफॉर्म कलर देखने को मिलता है, उसी के साथ जो है गुड शाइन। फिर यूज इसका फ्लरिंग हो गया, वॉल है ना क्लेडिंग हो गया, फिर काउंटर पोर्ट्स और टेम्पल्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, इन सब चीज में इसका यूज हमें होते हुए दिखाई देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के साथ जो है तो ड्यूरेबल है, लो वाटर जो है एडॉप्टेशंस करते हैं, उसी के साथ जो है गुड यहाँ में पुलिस रिटेंशन होते हैं। क्लियर है। तो ये जो है मार्बल के बारे में थोड़ा सा इसका फीचर्स क्या क्या इसका एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने कवर किए हैं। बाकी थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GI टैग बोलते हैं, एक्चुअली है क्या। इसे गवर्न करने का काम जो किए जाते हैं वो है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1919 का।
इसी के द्वारा जो है इसे पूरा गवर्न किए जाते हैं। ये जो है 2003 में इसका फोर्स में लाए गए थे 2003 में, और इसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम जीआई रजिस्ट्री है, चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्री है, इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। जो जीआई टैग देते हैं ना, एक्चुअली इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। अब हर चीज को जीआई टैग हम लोग नहीं दे सकते। हर एक डिस्ट्रिक्ट जाओगे, हर एक स्टेट में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेकिन उस डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टों को भी हम लोग यहाँ पे जीआई टैग नहीं देते। कुछ यहाँ पे स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन होते हैं, वहीं पे इसका है मोस्टली लोकेशन देखने को मिलता है। उसी के साथ ये क्वालिटी होते हैं, क्वालिटी के साथ जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक से साथ इसका रेपुटेशन भी होना चाहिए। ये कुछ इसका फीचर्स हैं जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पे जीआई टैग देते हैं, और यही एक फीचर है जो कि बताता है अगर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी थिंग्स को अगर हम लोग जीआई टैग दे रहे हैं तो उसमें जो है स्पेशल क्वालिटी देखने को मिलेगा, स्पेशल लोकेशन में ही देखने को मिलने वाले हैं, प्लस उसका ओरिजिनेट होगा ना वो स्पेशल लोकेशंस में ही होगा। ये इसका जो है कुछ क्वालिटी है जीआई टैग का। पर्पस भी है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी थिंग्स को अगर जीआई टैग दे रहे हो तो उसका मतलब है कि उस चीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्राइबल आर्टिसंस को प्रमोट करना चाहते हैं, रूरल्स को, ट्राइबल एरिया में जितना भी कल्चरल है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। उस थिंग्स को, जो पर्टिकुलर थिंग है जिसे जीआई टैग मिला है, उसको हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं, ये इसका पर्पस है। इसी के थ्रू जो है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उसको जीआई टैग दिए जाते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है बेनिफिशियरी होते हैं, चाहे फार्मर्स हो गया, आर्टिसंस हो गया, क्राफ्टमैन है, लोकल प्रोड्यूसर हैं। इसे जो है 10 साल के लिए दिए जाते हैं, बाद में 10 साल के बाद इसे दोबारा रिन्यू कर दिए जाते हैं। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, इन सब चीज़ को जो है जीआई टैग दिए जाते हैं। फूड आइटम्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, नेचुरल्स गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और इसी टाइप्स में जो है मेजोरिटी में जीआई टैग देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, थिंग्स को जो है जीआई टैग दे रहे हो, इंडिकेशंस दे रहे हो, तो उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले तो लीगल प्रोटेक्शन मिलने वाले हैं। अगर उसका मिसयूज कर रहे हो तो लीगल प्रोटेक्शंस होगा। उसी के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं जितना भी मिसयूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर उसका डुप्लीकेशंस का स्प्रेड हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो उसको रोक सकते हो। उसी के साथ जो है ब्रांड वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट्स को, सपोर्ट मिलेगा रूरल इकोनॉमी को, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट एक रूरल इकोनॉमी में ही ओरिजिनेट होगा, तभी तो उसको जीआई टैग दे रहे हो। तो ये कुछ इसका जो है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जीआई टैग का। क्लियर है। बाकी अभी जो है रिसेंटली जितना भी जीआई टैग मिला हुआ है ये पूरा टेबल फॉर्मेट में लिखा है। जैसे कि अंडमान कुलेन मूसले राइस हो गया, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, ये जो है एग्रीकल्चर कैटेगरी से है। फिर कोरापुट राइस हो गया जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। फिर कंजिया सौरा पेंटिंग है, ये भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। फिर दोंगिया है ना, सॉल है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। फिर दिंखनल मगजी है जो कि ये भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसेंटली में इसको जीआई टैग दिए गए हैं। फिर यहाँ पे काई कौतने हैं जो कि उड़ीसा से ये भी बिलोंग करते हैं, और ये जो है फूड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है जैसे कि न्यायगढ़ हो गया जो कि उड़ीसा से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फिर गजपति डेट पाल्म जैगरी है, जैगरी गुड्स को बोलते हैं, गुड़ है, उड़ीसा से ये भी बिलोंग करते हैं। फिर साड़ीज हैं, है ना, तांगेल कॉटन साड़ी है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये हैंडीक्राफ्ट का एग्जाम्पल है। कोरियन साड़ी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिलोंग करते हैं। फिर गदर सिल्क साड़ी हो गया, वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। फिर आडी कीकेर हो गया जो कि गिंगर है ना, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर हैंडमेड कारपेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर वांचू हो गया, फिर कामतू राइस हो गया, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीआई टैग हैं, इसको रिसेंटली में जीआई टैग दिए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जान लो जो कि जीआई टैग जानने में या फिर अगर एग्जाम में पूछते हैं तो एक सही मार्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अभी जनवरी के अगर देखोगे, एज ऑन जनवरी 2025, तो इंडिया में एट प्रेजेंट जो है 605 रजिस्टर्ड जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हमें 10,000 यहाँ पे जीआई टैग जो है टारगेट करना है। ये टारगेट है, इसे फुलफिल करना है।
क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं, क्या पर्पस है, क्या होता है जीआई टैग, इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा 19 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहा है, हर एक न्यूज़ को हम लोग डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।